So today's essay topic is the paradox of centralized federalism. Okay. तो जैसे कि एक एक टॉपिक के ऊपर हम कर रहे हैं। पिछला क्लास में हमने फिलोसॉफिकल ऐसे पकड़ा था, तो अभी हम एक नॉर्मल जीएस का ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, जीएस का ऐसे पकड़ेंगे। सो इट इज मोस्टली GS2 रिलेटेड। तो इस टोटल जो इसका जो मटेरियल रहेगा, इट विल बी मोस्टली रिलेटेड टू हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है। बहुत सारी चीज़ आएंगी, मोस्टली पॉलिटी रिलेटेड स्टफ आएगा, जो कि GS2 में बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन फेडरलिज्म का हर साल आता है। ओके, तो द पॉइंट इज हियर द पैराडॉक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि फेडरलिज्म की बात हो रही है, राइट? फेडरलिज्म की बात हो रही है और सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली वो बोला है कि जो हमारा जो इंडिया में जो फेडरलिज्म जो चलता है, यहाँ पे थोड़ा हमारा सेंट्रल बाइस्ड है। फेडरलिज्म है बट इट इज सेंट्रली बाइस्ड। तो हमारा पूरा का पूरा वो चीज़ पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो फेडरलिज्म, पहले फेडरलिज्म क्या है, फिर क्यों वो सेंट्रल बाइस्ड है, फिर उसका प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, और एंड में क्या हो सकता है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो क्योंकि पैराडॉक्स पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पूछिए कि क्या है हमारा जो इंडिया में, ऐसा क्या है कि सेंट्रलाइज फेडरलिज्म से इतना अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है। जितना भी प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड प्रोविजन भी लिखेंगे, प्रॉब्लम्स भी लिखेंगे, गवर्नर वगैरह पॉइंट आएगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस पॉइंट आएगा, सब कुछ आएगा। तो पहले शुरू कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन। म्यूट कर दो, जिसने भी अनम्यूट किया है थोड़ा म्यूट कर दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, पहले एक अच्छा सा कोट से शुरू कर देना। बहुत सारे कोट्स अवेलेबल है फेडरलिज्म कोट्स में, बहुत सारे कोट्स अवेलेबल है, फॉरेन कोट्स भी ले सकते हो, बट एक नॉर्मल अच्छा सा कोट, एक दो लाइन का अच्छे से लिखना है। एक कोट शुरू कर देना, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द टर्म फेडरलिज्म, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा है। एक दो लाइन तो फेडरलिज्म के ऊपर लिखोगे, डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन द टर्म फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म क्या होती है, क्या होती है फेडरलिज्म? इट इज ए सिस्टम, मेरे साथ लिखते जाओ। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, it is a system of government where both national government and the smaller political subdivisions मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होते हैं, स्मॉलर पॉलिटिकल सब डिविजन्स हैव द पावर, एवरीवन प्लीज म्यूट इट, have the power to make laws and both have a certain लेवल ऑफ ऑटोनोमी। दोनों को सर्टन लेवल ऑफ ऑटोनोमी दिया जाता है, नहीं तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। सर्टन लेवल ऑफ ऑटोनोमी फ्रॉम ईच अदर, ऐसे करके शुरू कर सकते हो। It is a system of government where the national government and the smaller political subdivisions have the power to make laws and both have a certain level of autonomy from each other. Okay? यहाँ पे तुम ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर you can explain the term federation. You can start with explaining the term what is a federation. Federation क्या होता है? You can explain the term federation, then you can come to what is federalism. Federation का मतलब वो ये होता है, it is a political system that is formed through a treaty or an agreement. क्लियर कर, पॉलिटी लैंग्वेज है हमारा लक्ष्मीकांत का ही लैंग्वेज है। ट्रीटी और एग्रीमेंट से जो बने हैं बिटवीन इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ट्रीटी और एग्रीमेंट से बिटवीन इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से जब बनती है फॉर्मल ट्रीटी और एग्रीमेंट, जो पॉलिटिकल सिस्टम बनती है, उसको फेडरेशन बोलते हैं, राइट? उसको फेडरेशन बोलते हैं। जब वॉलंटरीली, दो प्रकार के होते हैं फेडरेशन, ठीक है? एक है जब वॉलंटरीली स्टेट्स आ जाते हैं एग्रीमेंट पे, वॉलंटरीली
जितना भी स्टेट्स हैं वो एग्रीमेंट में आ जाते हैं टू मेक ए स्ट्रॉन्ग यूनियन, तो वो भी एक फेडरेशन है, जैसे कि एग्जांपल यूएस का। और एक प्रकार का मॉडल है जिसमें जैसे कि कंट्री जिसका वास्ट डाइवर्स country, a state which is vast and diverse, culturally very diverse, वहां पे जब ऑटोनॉमी दिया जाता है, हर स्टेट को ऑटोनॉमी दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? वाई? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस and preserving their regional aspirations, वो भी एक फेडरेशन है। तो हमारा जो इंडिया है, इट कम्स इन द सेकेंड मॉडल, ठीक है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव मेड इट, उन्होंने इस तरीके का बनाया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होल्डिंग टुगेदर, इट इज कॉल्ड, मतलब तुम लिख सकते हो, एक आर्टिकल में लिखा था, वहीं से मैंने देखा है, होल्डिंग टुगेदर, इंडिया का जो फॉर्मेट है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब कितना होल्ड कर रहे हैं वो तो हम आगे बताएंगे कि इसका मतलब हो रहा, सच में रियलिटी में होल्डिंग टुगेदर हो रहा है या नहीं, वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन एज ए होल, एज ए जनरल पर्सपेक्टिव हम दे रहे हैं, हमारा इस प्रकार का फेडरलिज्म है। इससे करके तुम शुरू करोगे, राइट? इट इज नॉट द फुल इंट्रो चल रहा है, अभी इंट्रो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये करने के बाद देन एक पैरा हम ये लिखेंगे, सेकंड इंट्रो का सेकंड पैरा में थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे। नाउ व्हाट विल डू इज विल गिव एन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ओके? इन द सेम इंट्रो, हम सेम इंट्रो पे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे। इरेज कर देता हूं। अब मुझे बताओ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम क्या देंगे, लाइक क्या तुम्हारे पास आइडिया पहले आ रहा है? तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगा। एनीवन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या उन्होंने क्यों चूज किया था, रैशनल फॉर चूजिंग द सर इनिशियली फ्रॉम द गुप्ता वी कैन चूज एंशिएंट इंडिया, सम ग्लिम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या दूं? अगर तुम बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल पीछे जाना चाहते हो तो ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है किंतु इतना लिखने के लिए। गुप्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम दे सकते हैं, वहां से दे सकते हो, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी, रिमेंबर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात वहीं पे हुई थी, ठीक है? सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा हमको लिखना नहीं, विल स्ट्रेट कम टू द पॉइंट, बट स्टिल देन अगर मुझे पूछोगे कि मैं कैसे शुरू करूंगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर इंट्रो, ओके? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या करोगे, यू कैन स्टार्ट विद जीओआई एक्ट, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कोप नहीं है, क्योंकि द पैराडाइज ऑफ सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म दे आर क्लियरली आस्किंग अबाउट मॉडर्न इंडिया, पता चल जाती है, ठीक है? लिख सकते हो, अगर चाहते हो गुप्ता का थोड़ा बहुत दे सकते हो, लेकिन आई फील क्यों करना है, हम करते हैं। हाँ सर, एक दो ज्यादा नहीं, बस सब एक दो लाइन बस, खाली यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट हुआ था जस्ट, और फिर बस एक लाइन लिखते ही फिर कमिंग टू द मॉडर्न टाइम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सीधा जस्ट एक लाइन खाली। हाँ, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्लियर कट, मतलब कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री हम सब पढ़े हैं, जब 35 का एक्ट आता है तो सबसे बड़ी चीज जो आती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है। वहां पे हमने काफी अच्छे से इसका इन डेप्थ नॉलेज भी किया था अपने मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात यहीं से हुई थी, राइट? तो फिर हमारा यहाँ से लेके तुम जाओगे कौन से, जल्दी लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे कि जुबिन ने भी बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात हुई, आवर मेकर्स ट्राइड टू recognize the diverse cultural aspirations of people, okay? वहीं से तो फेडरलिज्म आई है, नहीं तो हमारा पूरा सेंट्रलाइज्ड होता। वो अलग बात है कि हमारा एज ए होल सेंट्रलाइज्ड बायस है, विल कम टू दैट, बट हम एक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं। ये तो हो गया, हम पहुंच गए 1947 तक पहुंच गए यहाँ पे। अब मेन काम तो यहीं से शुरू होता है, पूछा यहीं से गया है,
ये तो थोड़ा बहुत जस्ट एक स्टाइलिंग के लिए लिखना है। पूछा हमें 1947 के बाद क्या हुआ। सो 1947 तक हम पहुंच गए, ठीक है। यहाँ के बाद कैसे तुम इसको सेग्रीगेट करोगे, एक एक लाइन लिखना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत मटेरियल है इस हिस्से में, मटेरियल बहुत है। जिसने मेरा पिछले का मेंस किया है उनको पता चल गया है कि यहाँ पे क्या क्या आज टफ रहेगा। जिसने मेरा मेंस का किया, काफी क्वेश्चन हमने फेडरलिज्म में किया था। ओके, 1947 के बाद हम यहाँ पे पहले शुरू कर देंगे कि हमारा पहले क्या हुआ था, फेडरलिज्म। थोड़ा फेडरलिज्म एस्पेक्ट अपना पॉलिटी लैंग्वेज लक्ष्मीकांत को याद करो। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, राइट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा मेंशन करोगे। 1956 से स्टेट सब बना, तमिलनाडु, आंध्रा, आहिस्ता आहिस्ता बना, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जस्ट पुट कि हाँ ये हुआ था। फिर अगर तुम देखोगे एक वन पार्टी फेडरलिज्म। सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लिखा, उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस जो हमारा फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन है। ये वो हम क्या करेंगे, वो हम उसके मैंने जो सोच रखा है, मैं इसको पहले का आइडिया देने के बाद जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे आऊंगा वहीं पे लिखूंगा, बिकॉज इट इज आर्टिकल 1 इज कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बोल रहे, मैं यहाँ पे एक्ट के बारे में बोल रहे हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी तो बात नहीं हुई है। क्लियर कट में एक पैरा रखा हूँ, जब हम इंट्रो खत्म करेंगे तो हम इन पर्टिकुलर सेंट्रल बायस जब दिखाएंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग सेंट्रलाइज्ड, तो तब मैं एक पार्ट पूरा खास करके इसको एक्सप्लेन करूंगा, पता चल जाएगा आगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन पार्टी फेडरलिज्म के बारे में लिखेंगे। हम सबको पता है इंडिपेंडेंस के बाद कुछ साल के लिए जो जिसको हम फर्स्ट फेज भी बोल सकते हैं, 4 फेज में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फेज जो होता है ये है 1952 फर्स्ट इलेक्शन हुआ। अगर देखा जाए तो 1967 के आसपास तक एक वन पार्टी, जो कांग्रेस का नाम मत लेना, वन पार्टी फेडरलिज्म हुआ था, ठीक है। वहां पे बस एक ही वन पार्टी रूल करी थी कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया के ऊपर। ओके फाइन, ये मतलब स्टेट्स के लिए सब कुछ था, लेकिन रूल तो एक ही पार्टी था, कांग्रेस का था, राइट, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चला। फिर उसके बाद एक आई एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म। एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म, व्हाई द टर्म एक्सप्रेसिव? ये जो फेज था, सेकेंड फेज, ये तुम्हारा 1968-69 से तुम्हारा हो गया पूरा 1989 तक। ओके, ये जो टाइम था ना, ये था बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम फॉर आवर फेडरलिज्म। वहां पे रीजनल पार्टीज ने दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। क्यों? बिकॉज उसमें इमरजेंसी हुई थी। इमरजेंसी, एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी बन गया था। यहां से वन पार्टी से लेकर बनते बनते इवेंचुअली इट बिकम अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। इंदिरा गांधी का नाम मत लेना, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ओके, पता चल जाती है, इमरजेंसी मतलब उन्हीं का ही है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन से हियर, वॉइस वाज रेज्ड, वॉइस वाज रेज्ड, जैसे कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, जेपी नारायण के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उनके मूवमेंट के बारे में। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवमेंट? दैट वाज, यू कैन राइट, टोटल रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था, यू कैन पुट दैट पॉइंट हियर। इट्स ऑल सेग्रीगेशन ऑफ योर नॉलेज, नथिंग एल्स। ऐसे में जितना तुम जानते हो, जितना ज्यादा जानते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो ये दे स्टार्टेड रेजिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं फेडरलिज्म टूट रही थी, फेडरलिज्म वाज डिग्रेडिंग, इतना सेंट्रलाइजेशन हो गया था, इट वाज डिग्रेडिंग, सो दैट्स रेज्ड देयर वॉइस। फिर तुम आ जाओगे थर्ड फेज पे। अब जब थर्ड फेज में आओगे, थर्ड फेज में ये हो गया नंबर, ये हो 1, ये हो गया 1, ये एक फेज हो गया, ये एक फेज। ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, जस्ट एक ही लाइन पे, इसको अलग अलग डिवाइड मत करना, विल कम टू द पॉइंट। फिर थर्ड में तुम लिख सकते हो यहाँ पे मल्टी पार्टी, मल्टी पार्टी, मल्टी पार्टी फेडरलिज्म। हम सबको पता है 89 के बाद 90s में कोalition गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा, जैसे कि हम सबके चाइल्डहुड में, खास करके मेरे चाइल्डहुड में, उसमें कोalition पार्टी का हुआ 90s का पूरा जो दौर था। ओके, तो तब यू कैन जस्ट मेंशन
89 से लेकर 2014 तक भी बोल सकते हो, ठीक है कांग्रेस आई थी लेकिन फिर भी वो यूपीए सरकार ही थी। ओके, सो यहाँ पे दिस वाज द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, खास करके जो 90s का एरा था। ओके, फिर फाइनली जो आज के डेट में टुडेस टाइम यू आर गोइंग थ्रू द रिटर्न ऑफ डोमिनेंट पार्टी फेडरेशन, डोमिनेंट पार्टी फेडरेशन जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा इस फेज फर्स्ट फेज में था, ठीक है, फर्स्ट फेज में लेके थोड़ा वो दिखाई दिया 70s में। तो अभी रिटर्न ऑफ डोमिनेंट पार्टी 2014 onwards. Sir, for like national dominance, like we can't be specifically point out Congress, and then Congress era got over, and then BJP came. So no need to no need to write party names here. No need to write party names, because you are writing return of dominant party federation. Obviously it means BJP only, but you are writing as a bureaucrat. Okay, return of dominant party federation, use this word, ये वर्ड यूज करो। देखो आर्टिकल में दे विल यूज, बिकॉज दोज हु राइट आर्टिकल्स दे विल यूज द नेम्स। हमें वहां से चीज स्टफ लेके हाउ टू राइट इन आर्टिकल, राइटिंग एज अ न्यूज़पेपर और एन आर्टिकल एंड इन ए हिंदू एंड राइटिंग इन एन एग्जाम पेपर, टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स, याद रखो, ठीक है। तो ये यहां तक हम एंड कर देंगे। हमने पर्सपेक्टिव दे दिया पूरा सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का, हमने पर्सपेक्टिव टोटल हमने सब कुछ बोल दिया बहुत ही इजी तरीके से। एक एक फेज एक एक इससे बन सकता है, एक एक फेज एक एक इससे बन सकता है, रिमेंबर, लेकिन जरूरत नहीं है, पूछा नहीं गया है। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा कहीं ना कहीं थोड़ा एक फर्स्ट इंट्रो काइंड ऑफ। इंट्रो में तुमने बहुत कुछ बता दिया इंट्रो में। ओके, तो इसका इंट्रो अच्छा ये सही रहा है। इसमें देखो पॉलिटी में स्टाइलाइज्ड भाषा की जरूरत बिल्कुल नहीं है ज्यादा, इट्स मोर ऑफ कंटेंट, ठीक है। तुम कंटेंट दे रहे हो और यू नो द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ, यू कैन इजीली राइट। ओके, इसको इरेज करता हूं। ओके, जो लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, इसको मैं वीडियो के फॉर्मेट में भेज दूंगा, लेकिन लिख लो ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, पॉइंट्स याद हो जाएंगे फटाफट। मेरे साथ ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो नाउ, अभी हमको डायरेक्टली पॉइंट पे आना है। जो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वही तो पूछा गया ना, उसका प्रॉब्लम क्या है। तो उसका प्रॉब्लम के लिए तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट। ओके, तो यहाँ पे हम एक पैरा बना सकते हैं, कुछ भी तुम लिख सकते हो, एक अच्छा सा सब हेडिंग, स्टाइलिश सब हेडिंग जैसे मैं बोलता हूँ, या फिर नॉर्मल भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ना, ये हो गया आपका बॉडी। हाँ, बॉडी में ये शुरू करोगे अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में लिखेंगे, जो कि हमको बोल रहा है कि एक सेंट्रल बायस है, इनहेरेंट सेंट्रल बायस इज इनहेरेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे तुम्हारा फैक्चुअल नॉलेज काम करेगा, कितना तुम पॉइंट्स क्लब कर सकते हो। नाउ यू हैव टू शेयर विथ मी। नाउ मैं पहले लिखता हूँ, पहले एक एक करके लिखता हूँ, यू गिव योर ओन पॉइंट्स। तो तुम यहाँ से जिसको हेडिंग इस स्टाइल का हेडिंग बना के, यहाँ से जो घनश्याम ने कुछ टाइम पहले बोला था कि आर्टिकल 1, यहीं पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे हमारा आर्टिकल 1 बोलता है हम सब एक है, राइट, वी ऑल और वी एज वन, एवरीवन आर, इंक्लूडिंग इंडिया का है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड दिखा रहा है, पूरा नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, जितना भी ऑटोनॉमी हो, जितना हो, यू आर एट द एंड ऑफ द डे यू आर कमिंग अंडर दैट इंडियन एंटिटी। तो दैट फर्स्ट लाइन यू कैन जस्ट गिव ए ब्रीफ थिंग, ओके, हमने जो भी हम बाद में बताएंगे प्रॉब्लम्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा सेंट्रल बेस कर, लेकिन स्टार्टिंग तो सब कुछ आर्टिकल 1 से ही तो हो रही है। सो दैट यू कैन राइट हियर, आर्टिकल 1 के बारे में यू कैन मेंशन हियर, देन यू हैव टू कम वन बाय वन द पॉइंट्स। तो अपना अपना पॉइंट बताओ, जैसे कि यूनियन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स। कौन सा? क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल्स 3 and 4। आर्टिकल 3 and 4 पे आ जाओ पहले, ठीक है।
क्रिएशन एंड ऑल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन वर्ड यूज करना, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन और बाउंड्रीज करके लिख सकते हो। ये किसके हाथ में है? पूरा का पूरा सेंटर के हाथ में है। ये भी सेंट्रल बायस दिखाता है, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और बता सकते हो यूनियन, जो हमारा यूनियन लिस्ट है, मुझे खुद बताओ यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है या स्टेट लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट में जाहिर सी बात है ज्यादा सब्जेक्ट है। देयर आर मोर सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। अगर इतना तुम, अगर इफ यू आर टेलिंग फेडरलिज्म, यू आर गिविंग फेडरलिज्म सो मच इंपोर्टेंस, इट शुड बी एटलीस्ट 50-50, 50 इसमें यहाँ पे है, 50 वहां पे है। नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही सबसे, अभी तक तो यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा है, और मैं पता नहीं कल क्या होगा। आज तो यूनियन लिस्ट इज मोर देन स्टेट लिस्ट। इट आल्सो शोज अ सेंट्रल बायस। These all points you can write in here. When we are explaining the constitutional bias, do we just list it out, or should we categorize as in the legislative field these are the things, in the executive thing these are the things? No need to go in detail here, because लिख नहीं पाओगे आगे। तुमको प्रॉब्लम्स भी तो लिखनी है, पैराडॉक्स लिखनी है ना। मैं एक एक करके, इसलिए मैंने पहले फेडरलिज्म के बारे में बताया, देन मैं बैकवर्ड में मैं सेंट्रलाइज्ड का प्रोविजन आ रहा हूँ, फिर मैं पैराडॉक्स में आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग करोगे तो तुम चैलेंजेस के लिए टाइम नहीं बचेगा तुमको। इतना भी लिखने में मुझे लग रहा है कि इससे इस बार वर्ड लिमिट पार होगा, क्योंकि बहुत स्टफ है लिखने के लिए। ओके, ज्यादा एग्जीक्यूटिव जाने की जरूरत नहीं है वहां पे, पता चल जाएगा जब हम पॉइंट्स लिखेंगे, पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट। इसमें इतना ज्यादा हमारे पास में स्टफ है कि शायद मेरे ख्याल से इसमें हर पॉइंट को हम सब स्पेसिफाई करके छोड़ दो, उसको डिटेलिंग करने के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेन कीवर्ड पैराडॉक्स है, तुमको प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा आगे, उसको वही मेन है। ये तो हम बस एक आइडिया, हम एक स्टोरी को लाइक वी आर बिल्डिंग अप ए स्टोरी, हम एक बिल्ड कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे कि इमरजेंसी, सबसे मेन प्रोविजन है इमरजेंसी प्रोविजंस। म्यूट कर दो। इमरजेंसी प्रोविजंस लिख सकते हैं, जो कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ये भी तो एक सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है। इसको तुम लिस्ट आउट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ऐसे लिस्ट आउट करो कि जीएस आंसर ना लगे, राइट? जीएस आंसर ना लगे, थोड़ा उसका ख्याल रखना। सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा जीएस में आंसर में ये पॉइंट हमेशा लिखता हूं, जो कि बहुत कम जन लिखते हैं, दैट इज फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हाँ या ना? यस, आर्टिकल 280। अब मुझे बताओ ये कैसे, हाउ फाइनेंस कमीशन इज अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, बताओ। बुक में नहीं लिखा है, लेकिन है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स, और so the say of the states have no say in the exactly the report and the recommendation. It is a one way communication, one way order. No representation of states, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंस कमीशन गेट्स स्वीपिंग इकोनॉमिक superiority in terms of allocation of resources, yes or no? 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, स्टेट का क्या है? कुछ नहीं है, खुद करेंगे, खुद बताएंगे, करो, ठीक है। आज तक वही चलता आ रहा है। ओके, नाउ यू विल टेल सर जीएसटी काउंसिल भी आ गया है, अरे वो अलग बात है। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो, प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में जीएसटी के बाद, जो कि हम अलग से क्वेश्चन भी किए थे, इफ यू रिमेंबर जीएसटी में, कि प्रॉब्लम्स बिटवीन, अब क्या हो रहा है, सुपर इंपोजिशन ऑफ पावर्स हो गई है, फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल। फाइनेंस कमीशन सेंट्रलाइज्ड, जीएसटी काउंसिल फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। दैट विल राइट इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। अभी यहाँ पे मत लिखना, वैसे लिख सकते हो, लेकिन हम थोड़ा बहुत अभी सेंटर, बिकॉज द पॉइंट हियर हम दे रहे हैं सेंट्रल बायस की बात कर रहे हैं on the ambit of constitution. Obviously GST council is also constitutional, 279A, okay fine, but we are giving the central bias here. GST council is not a central bias. ये तो पूरा प्रमोट कर रहा है फेडरलिज्म को, उसको हम बाद में लिखेंगे, अभी मत लिखेंगे, ठीक है। क्लियर रहना कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। और जो हेडिंग दे रहे हो उस हेडिंग के अंतर्गत रहना, हेडिंग के बाहर जाओगे नेगेटिव हो जाएगी, ठीक चीजें। ओके, तो स्वीपिंग पावर्स इसको मिल रही है, राइट? अभी हो गया। तो
तो और कुछ पॉइंट्स है तो मुझे अभी बताओ, और भी पॉइंट्स होंगे, बताओ और क्या क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, तो parliamentary legislation in state field, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे तो they can legislate in the state field. इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना हो तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इन स्टेट फील्ड, राज्यसभा बना सकती है स्टेट लॉ पे, राइट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में भी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहती है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ऑल 309 ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज के दे सकते हो, ये तो छोटा मोटा पॉइंट है, लेकिन मेन हमेशा ये। और एक चीज है, गवर्नर का पोजीशन। गवर्नर भी तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, उसका जो पोजीशन है वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल बायस है, क्योंकि अपॉइंट तो कौन करता है उसको, central government, appointed by the president and serves at the pleasure of the president. Pleasure of the central, pleasure, but in reality agent of the center, agent of the center, appointed by the president, but president काम तो सेंटर के हिसाब से ही करती है। ओके, सो ये सब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे के यू आर, फिर उसके बाद ये सब लिखने के बाद अगर तुम पॉइंट वाइज भी लिखते हो, क्या करोगे, लिखने के बाद एक लाइन लिख देना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है, Now we can't blame our constitutional makers, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किए हैं उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया है। तो हम लिखेंगे the point is our constitution itself gives a green signal to centralization in a way the constitution gives, हम कुछ नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद दे रहा है, हम क्या करेंगे, राइट। उस वो लिख के तुम एंड करोगे, राइट। तो एक पार्ट का बॉडी ये हो गया, अभी उसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ये पॉइंट दे रहा है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस एक बायस दिखा रहे हैं कि दीज आर द सेंट्रल बायस। ओके, अब क्या लिखेंगे बताओ। अब हमने फेडरलिज्म के बारे में इतना भी तो नहीं, हमने इंट्रो में लिखा है, इंट्रो में हमने बस फेडरलिज्म का मीनिंग दिया है और एक फेज बताया है, लेकिन हमने ये तो नहीं बताया ना कि फेडरलिज्म है या नहीं और कितना हद तक है, वो तो हमने नहीं बताया। फेडरलिज्म के बारे में बताया कि अभी तक नहीं बताया, हमने एक इंट्रो दिया, फिर हमने सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी के बारे में बताया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रियल फेडरलिज्म, मतलब till what extent federalism is preserved in a country like India. So अब भी हम लिख सकते हैं एक जो नेक्स्ट सब हेडिंग होगा, इट विल बी फेडरलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। हियर व्हाट यू कैन डू, एक अच्छे से सब हेडिंग दे सकते हो, द मीनिंग विल बी दिस, फेडरलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। ये भी दे सकते हो, लेकिन अगर कोई स्टाइलिश देना चाहता है तो तुम दे सकते हो कि नाउ इट विल बी, नाउ हियर यू आर मेंशनिंग पॉजिटिव थिंग्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या क्या फेडरलिज्म हुआ है बताओ एक एक करके। राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इंटरस्टेट काउंसिल, थोड़ा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल मींस थोड़ा बड़ा पहले फर्स्ट ऑल एक लिख सकते हो, देखो पंचायती राज, पीआरआईज, राइट। नीति आयोग लिख सकते हैं क्या सर? लिखेंगे एंड में, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। 74th अमेंडमेंट में एक कहीं ना कहीं रिलेटिव यूज द वर्ड रिलेटिव ऑटोनॉमी। अब पूरा ऑटोनॉमी तो नहीं मिला है ना, कि उसका भी तो अलग से क्वेश्चन है, इस बार आया था मेंस में। रिलेटिव ऑटोनॉमी दिया गया है टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ऐसा करके लिख सकते हो, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। फिर और क्या, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दिया गया है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू स्टेट्स। अब तुम देखोगे एलपीजी के बाद आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, कहीं ना कहीं आज के डेट में स्टेट्स थोड़ा ओपन इकोनॉमी इंडिया जब होने लगा है, तो स्टेट ऑल्सो कैन रिलेटिवली ब्रिंग एफडीआई, दे हैव पावर, राइट, दे कैन ऑल्सो रिलेटिवली ब्रिंग, थोड़ा बहुत पावर दिया गया है प्लांट वगैरह करने के लिए या फिर इंडस्ट्री वगैरह करने के लिए। सर इसमें हम स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी लिख सकते हैं ना? स्टेट फाइनेंशियल कमीशन दिया जाता है, लेकिन स्टेट फाइनेंशियल कमीशन किसके लिए है? पंचायत एंड, हाँ, टायर 3 के लिए है ना, तो वो भी लिख सकते हो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन तो किया गया, लेकिन वो इनके लिए है, ठीक है। तो यूज द वर्ड रिलेटिव, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज,
एसआर बोम्मई केस जुडिशियल में एक दोगे ना, एसआर बोम्मई ने क्लियर कट एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया. इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356. अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज अ सेपरेट. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. एग्जैक्टली. फिर सुप्रीम कोर्ट बोलोगे फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते. फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हाथ नहीं लगा सकते, सीधी बात है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग चल रही है, साइड बाय साइड चल रही है. ठीक है, और क्या करो, और बताओ, और कुछ रिसेंट. ये तो चलो हो गया, थोड़ा पुराने वाले हो गए, थोड़ा रिसेंट में आ जाओ. ये तो सब जीएसटी काउंसिल एग्जैक्टली, जीएसटी काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल. यू कैन पुट इट एज एन हियर. ये क्या करो, मिक्सिंग करके लिख दो, क्योंकि हर चीज को अलग अलग नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या करो, इंटरस्टेट काउंसिल. द पॉइंट इज इंटरस्टेट काउंसिल तो है, लेकिन क्या यूज होती है, नहीं होती है ना, वही तो गेम है. इंटरस्टेट काउंसिल सबसे बड़ी बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, फिर भी ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं. इंटरस्टेट काउंसिल से कौन, व्हाट इज आर्टिकल 260 कितना है, 63 सपोज, 63 या 62. मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ 62 या 63. ओके, तो 63 है आई गेस. तो इंटरस्टेट काउंसिल भी यहाँ पे ये मत लिखना कि इंटरस्टेट काउंसिल यूज नहीं होता है, वो हम चैलेंजेस में लिखेंगे या फिर वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कि मोर ऑफन यूज ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल शुड बी डन, बट इट्स नॉट ना. Because that can solve many problems among states or center state problems. It can solve, it has that potential to solve, but they are not using it. That will write it there, not here. But there is a provision which is an institutional framework which promotes or preserves federalism. और क्या, number 5 में लिखोगे 2014 zonal council. what zonal council भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. zonal council is a constitutional provision or a legislative provision? Statutory. No, it's not a constitutional provision. Make mention कर दोगे, ठीक है. But still, it's maintaining a. बिल्कुल, yes. A path. Obviously. So number 5 में zonal council लिखोगे. zonal council अब लिख दोगे, zonal council legislative framework to promote or to preserve, which preserves फेडरलिज्म, सीधा. और यहाँ पे जोनल काउंसिल को एक्सप्लेन मत करो बच्चे की तरह, ठीक है, उनको पता है कि जोनल काउंसिल क्या है. और यहाँ पे सोफ नहीं करना कि जोनल काउंसिल ये है, वो हंसेगा, वो बोलेगा अरे यार ये तो पॉलिटी में है, सबको पता है. तो थोड़ा बहुत नॉर्मल जो इजी स्टफ है ना, उसको एक ही लाइन में खत्म करो, ठीक है. ओके, नंबर 6 में फिर आ जाओ, छठे में आ जाना. यहाँ पे नीति आयोग की जिक्र करोगे पहले, क्योंकि नीति आयोग जब 2014 में आया, वो क्या किया, उसने टोटल रिप्लेस कर दिया किसको, एक सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड बॉडी को, जो कि प्लानिंग कमीशन था. प्लानिंग कमीशन वाज एब्सोल्युटली सेंट्रलाइज्ड बॉडी. आई डिड नॉट मेंशन इन अबव बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ. व्हाई टू मेंशन इन अबव बॉडी, इन सेंट्रलाइज्ड, व्हाई टू मेंशन? ऑब्वियसली इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, इट वाज देयर, सो हियर आई हैव मेंशन, रिपीटेटिव नहीं हुआ. तो 2014 में उन्होंने रिप्लेस किया किसको, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, और नीति आयोग को लिख देना बॉटम अप अप्रोच. सीधी सी बात है, बॉटम अप अप्रोच. एंड इसके गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स आर आल्सो. एग्जैक्टली, बॉटम अप अप्रोच में यहाँ पे तुम लिख सकते हो चीफ मिनिस्टर. स्टेट्स हैव अ रिप्रेजेंटेशन. इफ यू कांट राइट, जस्ट राइट हैविंग अ स्टेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट्स. इट इज अंडरस्टूड. इससे में इट इज अंडरस्टूड. ओके, दैट यू कैन राइट. नाउ फाइनली यू कैन कम एंड राइट द 7th वन, जो कि रिसेंट है. There is the GST Council. You can mention the 7th one. You can mention GST Council. और now see, GST Council, देखो मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, 2/3 किसका है, 1/3 किसका है. If you know, you write, or else write representation from states. सीधी सी बात है, representation of states, thereby promoting, एक ही लाइन में, thereby promoting cooperative federalism. Very good, cooperative federalism promote कर रहे हैं. तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने दे दिया कि हाँ सेंट्रलाइज्ड भी है, फेडरलिज्म भी है. ओके, और एक पॉइंट बताओ. हमने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो बोला, वहां पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं. सेंट्रलाइज्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या, एंड
centrally sponsored schemes. Actually, many of them, like for example, Jai, the Jana Arogya Yojana and all that. उसमें health is a state subject, but center is giving funds and उसमें sharing रखते हैं. And तो कई states ने have even raised the point that why should it be called Pradhan Mantri so and so when states are also sharing it, and why should center draw the guidelines for how it should be implemented? But that is not here ना, वो problem में लिखेंगे ना. अब तो यहाँ पे हम फेडरलिज्म के बारे में लिख रहे हैं ना. Getting? यहाँ पे हम अच्छी चीज लिख रहे हैं कि हेडिंग देखो, फेडरलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग. We are not coming here. We are just simply mentioning how the federalism is preserved here. That point you have to write it later when we will write the challenges and rupture करके हम लिखेंगे हेडिंग में. Okay. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में मैं एक चीज भूल गया यहाँ पे बताना. हमने बताया एफडीआई स्टेट, और एक चीज बताओ, इकोनॉमी स्टफ बताओ मुझे. क्या मैं सोच रहा हूँ अभी? क्या एनीवन बताया था मैंने? बताओ, क्या हम यहाँ पे एफआरबीएम के बारे में लिख सकते हैं? यस और नो? FRBM is a central act. I know that, but yes, we can write. State भी तो अपना खुद का FRBM करते हैं. क्या ये ऑटोनॉमी नहीं है? Yes, it's autonomy. It's called fiscal autonomy. Simple one-liner में गेम होता है यहाँ पे. One-liner only. FRBM can be used both in a positive and a negative. Overall इनका लिमिट भी है ना. लिमिट है still. देने दिया 2002 तक था क्या? नहीं था ना, उसके बाद हुआ है. फिर ऑटोनॉमी है. हियर वी नॉट, देखो ना, अगेन सेम थिंग. सबका प्रॉब्लम है. जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, सबका एक प्रॉब्लम आएगा आगे. वी ऑल नो FRBM प्रॉब्लम है. nobody is adhering. all those things are there, will come there. but here we're giving an institutional setup. FRBM is nothing but an institutional setup. नहीं हुआ था. okay. FRBM कहाँ से आया, कोई बता सकता है? इकोनॉमी में पढ़ाया था. ओल्ड स्टूडेंट्स, कहाँ से आया था? 1987. किसका रिकमेंडेशन? सुखोमोए चक्रवर्ती कमिटी. ठीक है, इतना मिसलेनियस है, यहाँ पे मत लिखना. ओके. 87 से बन रहा है, बनते 2002 हुआ. ठीक है. ओके. तो अभी हमने now we have mentioned the second part of our body, that is this federalism, how it is preserved. See, you can write more also here. What? नॉर्थ ईस्ट के बारे में लिख सकते हो? yes or no? नॉर्थ ईस्ट को जो ऑटोनॉमी मिलती है, कैन यू राइट आर्टिकल 371 to 371J? दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर. वन लाइन करके एंड कर सकते हो. ओके. यहाँ पे ऐड कर देना, वन मोर पॉइंट ऐड कर देना हियर. ट्राइबल ऑटोनॉमी. ट्राइबल फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल दोनों. बस फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल लिख दो. फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल ट्राइबल ऑटोनॉमी मिलता है नॉर्थ ईस्ट को, या फिर आर्टिकल 371A से लेके जो है, जैसे भी करके तुम यहाँ पे एक लिख सकते हो. वन लाइनर, 1-2 लाइंस बस. यू आर जस्ट शोइंग दीज आर द थिंग्स which are, see these kind of GS2 ऐसे ना, हमेशा it's more, it should be flooded with facts. जितना फैक्ट यूज करोगे तुमको पता होगा कि तुम्हारा बहुत उस टॉपिक के ऊपर तुम्हारा बहुत पकड़ है और तुम कुछ मिस नहीं कर. हम देखो कुछ चीज याद मुझे आया, मैंने बोला, अभी मुझे याद है तो मैंने बता दिया, तो उसको क्लब कर दो पॉइंट्स को. आई वांट इट शुड बी अ फैक्चुअल एसे. ठीक है, क्योंकि हम फैक्ट की, इट इज नॉट अ फिलोसॉफिकल एसे, पूरा का पूरा फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके. अब आ जाओ नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट एक अच्छा सा हेडिंग दोगे, पैराडॉक्सिकल व्यू दोगे कि क्या ये दो होते भी प्रॉब्लम हो रही है. ओके. सो नॉर्मल दे दो, जैसे कि हमारा बुक में चैलेंजेस एंड रप्चर करके ऐसा कुछ दे सकते हो. नॉर्मल दो, अपना दोगे सब हेडिंग, लेकिन अच्छा सा सब हेडिंग दो. इट शुड लुक गुड. चैलेंजेस एंड रप्चर करके देख सकते हो. तो यहाँ पे वही चीज को तुम एक थोड़ा चैलेंज के फॉर्म पे लिखोगे. एक एक बताओ क्या क्या चैलेंज है आज के डेट में. पूरा क्या ये GS2 स्टफ है? बताओ. तो हमेशा याद रखना, कोविड को अलग से रखो. हम चैलेंज और रप्चर सब लिख देंगे जो कि नॉर्मल GS2 स्टफ है. एंड में क्या करेंगे? एंड में हम पोस्ट कोविड एरा करके लिखेंगे और कोविड एरा करके वहां पे फेडरलिज्म का प्रॉब्लम लिखेंगे, ताकि अच्छा लगेगा, क्योंकि कोविड इज अ वेरी बिग थिंग इन आवर लाइफ्स. सो कोविड को अलग से रखेंगे. इट विल कम एज ए चैलेंज, बट एक कोविड का अलग से छोटा सा पैरा रखेंगे ताकि अच्छा लगेगा दिखने में. ठीक है. तो अभी इसके अंदर हम कोविड कुछ नहीं लिखते हैं. हम नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो प्रॉब्लम्स होती आ रही हैं
उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम कोविड का प्रॉब्लम लेंगे, जो कि आज के डेट में थोड़ा बहुत अच्छा भी है, थोड़ा बहुत बुरा भी है। ज्यादा अच्छा बिकॉज स्टेट्स हैव गॉट देयर ऑटोनॉमी टू डील विथ लोकलाइज्ड दिस क्या जो बंद हो रही है, क्या हो रहा है वो lockdowns and all, lockdowns and health related they are doing. So it also preserves कि state government has given full free hand. लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉब्लम हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंटर के बीच में सम टसल हुआ था, यूजिंग हेल्थ इमरजेंसी एज फॉर पॉलिटिकल गेन्स। दोस आर ऑल प्रॉब्लम्स हम वहीं पे लिख देंगे कोविड एरा पे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में वी कैन आल्सो राइट द स्टेट्स टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज आल्सो इलेक्टेड by yes, that is a good thing, na? That is promoting federalism, right? In the constitutional federalism, the institutional federalism wala, that is promoting federalism because they are taking part in elections, right? So it is not a centralized thing, it is a federalism aspect. That point also you can add. Election of president add kar do, you can add one point, election of president, it will look good. But if you have to write it where Zubin said, जैसा ही बोला वैसा ही statement पे लिखोगे, ठीक है। क्रिएट योर ओन पॉइंट्स। पॉलिटी जब पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करो, तभी जाके वो इस समय आएगा और GS2 का आंसर बनेगा। ओके, तो चैलेंजेस में बताओ एक एक पॉइंट। सब किए हैं हम ये पॉलिटी में। सो फाइनेंस कमीशन हो गया। पहले तो एक मिसयूज लिख दो, पहले मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स, वो एक अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया, मिसयूज। अब यहाँ पे क्या करोगे, मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर जब लिखोगे ना, तो यहाँ पे आर्टिकल का नाम दोगे 356 और एग्जाम्पल दोगे स्टेट्स का, रिसेंट एग्जाम्पल जहाँ पे हुआ था, ठीक है। रिसेंट कहाँ पे हुआ था, अरुणाचल में हुआ था आई गेस 2 या 2 साल पहले, और उत्तराखंड, हिमाचल या उत्तराखंड, कहाँ पे हुआ था 2018 में? उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे दोगे। जम्मू, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हम आर्टिकल 370 और एक पॉइंट है उसमें लिखेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। उसको अलग से लिखेंगे, क्योंकि देखो द पॉइंट इज लिख तो सकते हो लेकिन थोड़ा अच्छा दिखेगा वो। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में तुम लिख सकते हो, देखो मिसयूज। सब ये जो पॉइंट्स ना, ये सब मेरे पॉलिटी के आंसर से ही है, जो मैंने किया है वही है, कुछ नया नहीं है। हमने सब GS2 में लिखा है। मिसयूज ऑफ आर्टिकल बताओ जिसने किया है, आर्टिकल 200 क्या है? गवर्नर रिजर्विंग बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जानबूझ के, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जानबूझ के दे रिजर्व बिल्स एंड दिस गवर्नर एक्ट्स एज ए एजेंट। सो कहीं ना कहीं सेंटर thereby it promotes center interference in state bills. So rather than mentioning this article 200, we can give a holistic view of that the governor is merely a puppet of central government. Governors वही तो बोल रहे हैं हम। तो वो पहले शुरू करके आर्टिकल 200 लिखो या फिर आर्टिकल 200 लिखे वो लिखो, सेम चीज है। यहाँ पे क्या हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पूरा क्लियर कट दे रहे हैं, हम पपेट बोल रहे हैं लेकिन उसके साथ एजेंट बोल रहे हैं, उसके साथ एक जैसे एक इंसिडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बिल रिजर्व कर रहा है जानबूझ कर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। दो दे हैव देयर ओन रीजंस, बट कहीं ना कहीं तुम सेंटर स्टेट सब्जेक्ट को अगर डिवाइड कर रहे हो तो बेटर ही डिवाइड इट नाइसली। व्हाई टू प्रिजर्व? Over here we should also then mention that residuary powers remain with the center, and also in case of conflict and the concurrent list, center prevails over. वो भी लिखोगे यहाँ पे, वो भी इसी पॉइंट इसमें एक पॉइंट है, जैसे चैलेंजेस में हम कहीं ना कहीं वही जो हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल का इनहेरेंट सेंट्रल जो बायस्ड है वही हम मेंशन कर रहे हैं, एक तरीके से मेंशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही। Sir, is it possible to politically biased states? Can we mention that? Come again. Politically biased states like BJP supporting BJP parties means like for example. Obviously they will do, ना? They will do. इसमें ये challenge क्या है? Obviously they will do.
No, we can mention that as a point. I'm telling, like, देखो पहले तो थोड़ा पहले आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से चलो, देन विल कम टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, ठीक है? देखो वहां पे जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल बायस दिखाए थे, वहां पे हम मिसयूज प्रॉब्लम्स नहीं बताए थे। यहाँ पे हम एक एक लाइन बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स मिसयूज हो रहा है, एग्जांपल दे रहे हैं, आर्टिकल 200 का बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स कर रहे हैं, जो वहां पे नहीं किए थे। वहां पे हम सिंपल एक व्यू दिखा रहे हैं कि हाउ इट इज सेंट्रल बायस, हियर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। ओके, थर्ड पॉइंट वो यहाँ पे तुम उसी गवर्नर एजेंट को कर सकते हो, ठीक है? गवर्नर एजेंट ऑफ द सेंटर करके इस दो पॉइंट को क्लब कर सकते हो। ओके, फोर्थ पॉइंट में लिखोगे जैसे कि वही सेंटर का जो डोमिनेंस है ऑन कंकरेंट लिस्ट, डोमिनेंस ऑन कंकरेंट लिस्ट। किसी ने ऑन ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, किसी ने अनम्यूट किया है। सेंटर डोमिनेंस ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दोगे, कंकरेंट ले सकते हो या फिर स्टेट लिस्ट में भी आजकल। अगर मुझे एक रीसेंट एग्जांपल बताओ, एग्रीकल्चर कौन सा सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, स्टेट का है, स्टेट लिस्ट, ठीक है? फार्म बिल्स किसने किया है? सेंट्रल ने कंसल्ट किया था स्टेट को? नो, उसी चीज लिखोगे यहाँ, ठीक है? दे भी रहे हो, ठीक है? तुम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम एस्पेक्ट दे रहे हो, प्रॉब्लम्स बता रहे हो, कंटेम्पररी प्रॉब्लम, ठीक है? चैलेंजेस है। हाँ भाई, बट जो सेंट्रल ने ये फार्म बिल्स वाला कॉन्सेप्ट किया है, दैट इज नॉट अंडर एग्रीकल्चर, जो स्टेट सब्जेक्ट है, उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू किया है। कमिंग टू दैट, बट did they consult? That's what I'm saying, that they did not consult. They took a trade and commerce part and made a farm bill, but is it so? It's not, so you're telling it's not related to agriculture, then why they're protesting then? It is related to agriculture because trade and, this is the problem of our Indian polity, trade and commerce को वहां पे रखे हैं, नॉर्मल एग्रीकल्चर को यहाँ पे रखे हैं, so प्रॉब्लम हो रही है। एम्बिग्विटी, तो वहां पे तुम लिख सकते हो कि सेंटर ने ट्रेड एंड कॉमर्स को यूज करके सेंट्रली लॉ पास किया, बट दे डिड नॉट कंसल्ट, राइट? They did not consult, and कहीं ना कहीं the provisions of the farm bills are directly related to agriculture, and agriculture is a state list, so there lies the ambiguity. ऐसा करके this is the challenge, this is the problem in our Indian polity. Exactly वो लाइन लिखोगे, ठीक है? सर इसमें ये जो ये पॉइंट है जो आपने बताया, इसमें इसको इंटरस्टेट काउंसिल का, मीडिएशन का और इनका जो कंसल्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, उसको एक वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम क्लियर कट चैलेंज, इसको भी the fact that last interstate council meeting was in 2017, that should also be a challenge. That means you have an institution which is supposed to promote dialogue between center and state, but it's not being used. कितना बार हुआ है? 3 से 4 बार हुआ होगा। इंटरस्टेट काउंसिल 4 बार ही तो यूज हुआ है, 4 या 5 बार, कितना बार हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से 13 या 14 मीटिंग हुए हैं, बट सिंस 1990, बट अभी लास्ट हुआ था उनका मीटिंग 2017 में, और उसका जो स्टैंडिंग काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, उसका मीटिंग, स्टैंडिंग काउंसिल जो है उसका मीटिंग आई थिंक लास्ट 18 में हुआ था बस, तो उसके बाद से हुआ ही नहीं है मीटिंग। और हाँ, तो वही चीज को हम, अच्छा तुम उसको चैलेंज के फॉर्म पे लिखना चाहते हो? हाँ, वो लिख सकते हो। The fact that it is not being used. हाँ, करेक्ट। I thought you were doing a way forward. हाँ, as a challenge format यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारे पास we have a interstate constitutional interstate council, बट थोड़ा क्लियर करके मुझे बताओ कि इसका कितना बार अभी तक हुआ है? कुछ 3 या 4 बार हुआ था, पॉलिटी में हमने पढ़ा था। Was it interstate council? What is zonal council? I guess it was zonal council. I don't remember actually. तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंटरस्टेट काउंसिल को तुम बोलोगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हुए भी इट इज नॉट रेगुलरली यूज्ड, और बहुत टू इट्स फुल पोटेंशियल, एंड इट हैज पोटेंशियल। और उसको अगर इस पॉइंट में लिखना चाहते हो फार्म बिल्स में, तो तुम इसको आराम से इसको कोहेरेंस करके इसके साथ लिंक कर सकते हो। अगर ये होता तो शायद प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती। ओके, तो एक इंटरस्टेट काउंसिल का हो गया। और बताओ। Since 1990 it has met 11 times. 11 times. Okay, last was in 2016. देखो ये लाइन लिख देना। Since 1990 only 11 times. We are now 2021. अब देखो, मतलब so much potential is lost here, मतलब potential को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो that point you can write here. Okay. और क्या बताओ? Sir, one nation, one election issue.
वन नेशन वन, बट इसको वन नेशन वन पॉजिटिव्स भी बहुत है ना. Like what negative you first of all tell me to what exactly negative you want, what you want to convey here. There are problems, tell me. No, that will bring problem to the state government's tenure, no. But the point is one nation one election, क्या वो हो गया है? Is it done? No. Then अभी हुआ नहीं है ना, तो why to bring? अभी तो हुआ नहीं है, proposal आया है. Why recently one PIL was filed challenging the validity of NIA because it was said that law and order and police are state subjects. But why is then Parliament does not have legislative competence to create NIA also, because Parliament has but Center is arguing that we are actually trying to investigate security of the state, defense of India, all of that. Yes. So that's a state subject, law and order and police, but they have created NIA under the center. So this again, so same, for example, the Gujarat government, when Modi was the CM, he opposed NIA and the NCTC, that National Coordination Center for Counterterrorism, because saying that law and order and police are state subjects. But now as the PM, he is trying to again promote the NIA as a central institution when those are not central subjects. See, actually the thing is, यहाँ पे दो चीज आती है, एक law and order in a state level and a problem in a national level. समझ रहे हो? टोटल ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई है, सीबीआई को भी जनरल कंसेंट अगर स्टेट से मिले तभी दे कैन ऑपरेट, दे कांट ऑलवेज ऑपरेट. एग्जैक्टली. सी NIA has no procedure, the similar thing. NIA can take over a case if it wants. But the point is, see here what you are trying to portray, like you are, but the power of the NIA is limited. It cannot investigate in all the cases. There are certain cases that have been mentioned. Exactly. And mostly they are related to security of the state, terrorism, national currency, PMLA. Zubin, what you are telling is now you are directly differentiating between national security versus federalism. But just look at the kind of cases they do and you'll realize that it's not, they use a very broad understanding of national security. For example, that smuggling case, smuggling is, you can leave it to customs to do that, but they didn't need, why did NIA have to take over it? Just because it's in Kerala. So they are misusing these particular, so I agree. If it's only national security and they're investigating, fine, you should have a central agency doing that. But that's not what they're doing. If you are writing cases in states, they'll take if it's of significance to them, and they'll make that out as a national security issue. See, if you are using NIA, I'm not telling you not to. If you are using NIA problem here, see, so you have to give a broad thing, but like you have to give a very clear understanding there. Ki you should not mention कि national security is less than federal. National security is always should be more than this, right? क्योंकि ये बड़ा होता है. Okay, national security cannot be compromised in the name of federalism, right? But having said that, because it's a central agency, now they are misusing it. That you can write. मतलब जब तुम लिखोगे लाइन पे जो लिखोगे ना, जो दो सेंटेंस लिखोगे, it should be very clear और बहुत lucid होना चाहिए कि there are, agree this is a central agency, फेडरलिज्म को वो कर रहा है, लेकिन इट शुड नॉट लुक लाइक हाँ कि तुम फेडरलिज्म को इतना, क्योंकि क्वेश्चन दिया है फेडरलिज्म और तुम डायरेक्टली कहीं से नेशनल सिक्योरिटी को ले आए और तुम डायरेक्टली दोनों के बीच में यू आर डिफरेंशिएटिंग, एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा अंदर वो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो लैंग्वेज में अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा वहां पे डामाडोल लगेगा कि ये कैसे हो गया. फेडरलिज्म ठीक है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी हमेशा बड़ा होता है. नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब सेंट्रल सब्जेक्ट है, राइट? तो उस चीज में तुम बोल सकते हो कि हाँ मिसयूज हो रहा है. दैट यू कैन राइट. मिसयूज करके अपना जो दूसरे पार्टी, जो केरला हो गया, दूसरे कंट्री, दूसरे जहाँ पे उनका पॉलिटिकल पार्टी रूल नहीं कर रही है, दे आर मिसयूजिंग इट. दैट यू कैन राइट इन 2 to 3 points. यू कैन 2 to 3 lines. यू कैन जस्ट एग्जैक्टली मेंशन व्हाट ही सेड. ठीक है, NI इशू भी लिख सकते हो, मना नहीं कर रहे, यू कैन राइट, बट बी वेरी क्लियर. इट शुड नॉट लुक लाइक नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फेडरलिज्म, एंड नेशनल सिक्योरिटी like federalism is superseding national security. It should not look like that, or else the point is okay. Okay, अब थोड़ा डे टू डे लाइफ पॉइंट्स कर देते हैं. डे टू डे में यू कैन यूज, if you remember, there is one point we had discussed in our last in our mains class. There कौन सा पॉइंट है, जो भी है 7th या 8th पॉइंट जो भी है, imposition of centrally sponsored
imposition of centrally sponsored schemes on states under the policy of one size fits all approach. Under the policy of one size fits all approach. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दोगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ओके एग्री। जबरदस्ती किसके ऊपर कर रहे हो? केरला के ऊपर कर रहे हो। डज केरला रियली नीड दिस? नो, फुल लिटरेसी स्टेट है, पूरा का पूरा लिटरेट वहां पे, दे डोंट नीड इट ना, नॉट मच यूजफुल। नीड और नॉट बड़ी बात नहीं है, वहां पे यू हैव टू रीड, इट इज नॉट much useful for a state like Kerala as it is for a state like Haryana, Rajasthan, वहां पे ज्यादा जरूरत है। यूपी, बिहार, वहां पे similarly things like states like Telangana and Odisha have Raitu Bandhu and Kalia, but then they still got PM Kisan, and because of that Odisha for example has removed Kalia altogether because they found that it was overlapping. Exactly. So a better scheme was cut off because the center used a one size fits all approach. उन्होंने अपना स्कीम लाया। अब तुम देखोगे, हमने जैसे करंट में पढ़ा था, हमने 3 स्कीम एक जगह पढ़ा था, पीएम किसान को भी पढ़ा था, रियोतु बंधु पढ़ा था, जो आंध्र तेलंगाना का, एंड कालिया स्कीम पढ़ा था। 3 सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर स्कीम ही है, लेकिन अपना अपना है, अपना अपना, because they know exactly, state government knows what exactly happens in their state, right? Also Ayushman Bharat we can also mention. आयुष्मान भारत भी लिख सकते हो। आयुष्मान बहुत सारे स्टेट्स, देखो आयुष्मान भारत फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हेल्थ है तो स्कीम तो अच्छी है, लेकिन द पॉइंट इज कुछ स्टेट्स, देखो द पॉइंट इज स्टेट्स हैव टू टेल द सेंटर को, ओके वी डू नॉट नीड दिस, वी नीड दिस। But the problem what happens is some states, not all, some 1 to 2 states, they simply do not want to do it. That is also a challenge. You have to write. They simply, like, they want to just do not do it because they don't like the central government. That is also a very big challenge nowadays which is happening, which was not before. Coalition politics उस time पे नहीं था. Even in 2000, before 2014 also it was not there. I simply can't understand why this problem is happening. खास करके after 2014. That's because every scheme is called Pradhan Mantri so and so. But before, before that, how many schemes did you have called Pradhan Mantri? Yeah, this is also a reason. But the point is, before that we have Indira Gandhi, Rajiv Nehru schemes. That's why states also, because they had the followers of Rajiv and Indira, that's why they didn't have a problem. But now when you have so many regional parties and central which are different, they don't like the fact that it should be PM so and so. Where I'm not saying that was better. I'm just saying that when the moment you put Pradhan Mantri there, when the Mukhya Mantri is implementing in the state, he'll have a problem. He or she will have a problem with that while implementing it. Yeah, especially when they're paying 40%. If states can write Mukhya Mantri Yojana, तो why PM can't write Pradhan Mantri Yojana? अपना स्टेट में तो मुख्यमंत्री योजना होती है। तो द पॉइंट इज यहाँ पे देयर आर सम स्टेट्स, सी फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ उड़ीसा, is a different regional party, right? You can write in the end, not write as a challenge. They like, they are all the different parties, but actually cooperative federalism Naveen Patnaik करता है बहुत। अभी recently actually this example Odisha only, very recently under that there was one Biju scheme for which they were building houses for the poor, and then the state BJP unit went and said, why aren't you calling it Pradhan Mantri Awas Yojana, when it was actually built under the Biju wala scheme and not under the Awas Yojana. So this is exactly why this thing doesn't work. So that is अपना जब करते हैं तो this problem happens कि they are not cooperating. So absence of an cooperative federalism is a very big challenge. The absence of an cooperative federalism, because they always take politics into everything. Politics that we will write in way forward, na, that cooperative federalism and that asymmetric federalism we have. That you can write cooperative federalism should be strengthened more. That will write in way forward. But cooperative federalism not have states not adhering to cooperative, that is also a challenge, na? Yeah. Point यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तो word play है।
पॉलिटी में चीज फिक्स है, लेकिन आप कहाँ पे कैसे वर्ड यूज करते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं हो रहा है, वहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ है, नीति आयोग वगैरह आया है, इंडेक्स वगैरह हो रहा है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से भी हो सकता है। वहां पे वही उसी चीज को फॉर्मेट चेंज करके लिखेंगे। नाउ अनदर पॉइंट यू हैव, नाउ ये तो सब पॉइंट्स हो गया। नाउ वन मोर पॉइंट यू हैव टू ब्रिंग, क्योंकि ऊपर हमने फिस्कल के बारे में भी लिखा था, सो वी हैव टू आल्सो राइट फिस्कल पॉइंट। सो एब्सेंस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, वहां पे लिखा था फिस्कल फेडरलिज्म है, बट यहाँ पे एब्सेंस लिखेंगे। अब एब्सेंस का एग्जांपल दो मुझे, एब्सेंस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म बोलो। Again that finance commission, no representation from states. वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, more representation from states. And that centrally sponsored scheme being imposed on states without their consent. नहीं, वो तो हम ऊपर लिख दिया है। मैं एग्जैक्टली फिस्कल फेडरलिज्म में आ रहा हूँ। यहाँ पे नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। नाउ और एक चीज लिखोगे, जीएसटी के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर जीएसटी जितना भी स्टेट्स के ऊपर था सम टैक्सेशन पावर्स, जैसे कि ऑक्ट्रॉय था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, वो सब सब्स्यूम हो गया जीएसटी में। वो क्लियर कट स्टेट का था, ओनली स्टेट का था, अभी जीएसटी में आ गया, जो कि दोनों का है, मिक्सिंग शेयरिंग होगा, तो जो क्लियर कट है वो भी चला गया। अनदर पॉइंट, एम्बिग्यूटी बिटवीन फाइनेंस कमीशन पावर्स वर्सेस जीएसटी काउंसिल पावर्स, बहुत सारे एम्बिग्यूटी हो रही है। ये इट्स अ वेरी पोटेंशियल जीएस2 क्वेश्चन जो कि हम करेंगे। एम्बिग्यूटी बिटवीन फाइनेंस कमीशन पावर्स एंड जीएसटी काउंसिल पावर्स। ओके, नो नीड टू गो इन डिटेल, बट दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, Sir, central pay commission's impact on state finances. Central pay commission also impact, like what exactly impact you need to say? Revision of central pay commission's amount. I would rather differ in that point. मुझे भी इतना सही नहीं लग रहा है, because of the states have a own power to decide the pay structure. Exactly. It is not because exactly. they are not bound by any law that they have to implement the central structure. I'll tell you now. There is no compulsion in any law, any mandate. No compulsion. This point क्यों नहीं होगा? बिकॉज सेंट्रल पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि मेरी बहन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो उसका बढ़ जाता है। मेरा एक भाई है जो कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, उसका नहीं हो रहा है जब तक स्टेट नहीं करेगा, तो उनके पास पावर है। सो इट इज नॉट अ चैलेंज। ओके, और वो भी वो 10 साल में होता है, इतना भी बड़ी चैलेंज वो नहीं है। सो वो पॉइंट मत लिखना। आर्टिकल 370 लिखना चाहते हो? यस और नो? ये सबका पर्सनल है। अब यहाँ नो सर, Article 370 revocation. Because sir, Article 370 is in particular related to one state. We can say J&K, and this is a one-time topic, not a overall topic of the paradox of federalism. देखो, दो चीज है। एक है कि हम आर्टिकल 1 को अगर कंसिडर करेंगे, टेररिज्म को कंसिडर करेंगे, फंडामेंटलिज्म को कंसिडर करेंगे, so that's a very good thing. तो very good thing, Article 370 रिवोक हुआ। The point is the way, the process it was done, that is challenging federalism. ठीक है, so it's a double-edged sword. Process was in a way challenge federalism. Now you say okay, the process was good because even the Jammu Kashmir political parties are not good because they will always create a roadblock. So they have, the political parties have their own point. We did it because we needed it. It was needed. Okay, fine. Integration point. Similarly in Delhi and Puducherry also. हाँ, दिल्ली पुडुचेरी अभी तो हुआ नहीं है, तो क्योंकि नहीं, दिल्ली का तो पूरा उनको सुप्रीम कोर्ट में उनका केस हो गया ना लास्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्लैरिफाई किया कि you want लेफ्टिनेंट गवर्नर पार्ट। हाँ, that point you can write. So Article 370, if you write it, so write it two way. Don't write it a one way दोगे। अगर आर्टिकल 370 को तुम यूजुअली अगर तुम उसको पूरा का पूरा चैलेंज में रखोगे, so it will show your biasness. So better if you write it as a challenge, also there add it कि it has some positives also, which I told you now. Integration, it promotes, it preserves Article 1, it preserves Article 14, equality everyone, वो अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर is a very part of our country, ठीक है? So वो लिख सकते हो। Okay. Creation of legislative councils in the states. Some states give requests to create, but center doesn't create. हाँ, लिख सकते हो।
छोटा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है, हाँ लिख सकते हो वैसा। अभी उड़ीसा ने बोला था करने के लिए, अभी तक नहीं हुआ है, लिख सकते हो यार, बहुत हो गया, अभी भर गया है कंटेंट में। द राइज ऑफ रीजनलिज्म सन ऑफ सॉइल थ्योरी, जो महाराष्ट्र फॉलो करते हैं, वो भी काफी स्टबन ब्लॉक है फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ, राइज ऑफ रीजनलिज्म, यू कैन राइट, व्हाट यू कैन डू इज इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। rise of regionalism in some like Maharashtra हो गया, South Indian states some है, Karnataka हो गया, usually their political parties are promoting, which is kahin na kahin it is a challenge, it is not. So reservation, the Maratha reservation or the state based reservation, the center having a power for that. Sir, क्या बोलना, नहीं रिजर्वेशन का बात मत करो, वो तो सरकार के पास है ना, they will do it via the उनके पास अगर है कुछ डेटा, they goes on data है तो रिजर्वेशन is there, so no need to go in reservation because it's a constitutional provision. If you have, there is some community who are not adequately represented, so they will do the reservation. हमने भी recently पढ़ा था पॉलिटी में, it's up to the state, they will do. So why to bring here as a challenge? Okay. Sir, language conflicts like implementing Hindi in all our state means as a where is the issue? Who did it? हो गया है क्या? No, it didn't get implemented. But there was a proposal. Exactly, हमने जो challenge अभी लिखा है, हमने implementational problem लिखा है, जो implement हो चुका है, जो कि नहीं होगा क्यों करेंगे, यहाँ पे बोर क्यों करेंगे उनको, जो नहीं हो बोला ये तो हुआ नहीं, क्यों लिख रहे हो? Unless and until something is implemented, then give your point of view. ना, it's not implemented, why to give? You will write it central government बोला, हमने तो नहीं बोला था, आपने ट्विटर देख के लिख लिया। ठीक है। Solving interstate disputes, interstate river disputes is a major challenge, because generally you have 3 or 4 states will have a problem, and that's so problems in federalism don't just need to be between center and state, it can be amongst various states also. Among states also, that, but I guess that permanent tribunal आ गया है ना, उनका law आ गया है। Sir, this point is just a extension of the point what I told कि regionalism होता है, जैसे son of cell theory होती है, जो क्या होता है, extreme regional parties को give rise, and then states think about their states only. तो इसलिए क्या होता है, इंटर डिस्प्यूट होता है, इंटर स्टेट ट्रेड डिस्प्यूट हो गया। I'm telling you, उस पॉइंट को तुम जो पॉइंट बोल रहे हो उसको मैं बहुत अच्छे से बोल देता हूँ। Here now, if you remember in mains last batch मैंने एक पॉइंट बोला था, you have to write it very nicely, otherwise जो पढ़ रहा है ना वो पूरा चिढ़ जाएगा। You have to give the view, one point you have to give, like after writing all this you have to give one view. You're talking about regionalism, right? You have to give the view, suppose 11th point, you have to give the view of regionalism versus federalism, this view. Here son of theory law, इस पॉइंट को तुम एक अलग से अच्छे से पैरा करके भी लिख सकते हो, because it's a very burning issue. Now regionalism cannot be promoted on the cost of federalism. Remember, regionalism cannot be promoted on the cost of federalism. याद रखना, okay? Because Article 1 हमेशा बड़ा है. So balance, everything should be a balance. In last conclusion में बोलूँगा. So one point you can give the your opinion on regionalism versus federalism. It is also a challenge, right? You can give your son of soil theory, जो regionalistic tendencies शुरुआत करना चाहता, कश्मीर हो गया. You can write, okay? Now we'll move to directly COVID. ठीक है? Now directly we'll move to COVID era. कोविड में बताओ, एक एक पॉइंट करके बताओ, क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पहले बताओ, हिंदी में बताओ, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? कोविड में तुमको क्या लग रहा है? पहले तो लिखोगे कैसे, पहले माइंडसेट करो कि कोविड में क्या हमारा फेडरलिज्म प्रिजर्व हो रही है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल मी दैट, क्या हमारा फेडरलिज्म प्रमोट हो रही है? अगर हो रही है तो एग्जांपल दो, अगर नहीं हो रही है तो कैसे नहीं हो रही है, बताओ. So here you can put a subheading, role of states करके से, role of states in pandemic.
By COVID के लिए we can write that when the problem started, that time the approach was more through a disaster management approach. So state started exercising its powers under the DM Act. Exactly. Whereas after the first wave tapered off, then suddenly it became like a duty, like the duty was shifted towards the states entirely, with health being seen as a state subject. Then once again, when the issue of vaccines came, initially the approach of the center was that it will be entirely centralized, the procedure of acquiring and rolling out. Exactly. Then in the middle they changed once and they said, no, we are finally decentralizing altogether. You decide how to do that. We'll only fix the rate. Now once again they have changed and gone to a hybrid method wherein they will centrally procure and states will decentralized in a decentralized way distribute vaccines to the people. Exactly. So this is the evolution of how center state dynamics have occurred in the last 1.5 years. बस यही लिखना है, यही लिखना है. You have to start. It was a centralized पहले because it's a central law, सबको power मिल गया. फिर क्योंकि बोल फिर आहिस्ता आहिस्ता जब things did not happen as planned, second wave आ गया जब we did not expect, right? तब you were telling कि state subject. Again then things आगे जब बढ़ा, then slowly you gave some autonomy to states to strengthen their healthcare facilities. Nowadays I'm talking about now healthcare facilities. Then you told them to manage lockdowns on your own. You implement your own social security schemes. You implement your own social security schemes to take care of pandemic. Then you can write vaccine procurement. So ये जो तुम चीज बोलोगे यहाँ पे इस इतना लिखने के बाद जो one year का evolution दोगे, after giving the 1 year evolution, you have to write in particular the problem of pandemic कि health emergency is being used for vote bank politics. जबकि health emergency should be used first of all in a mode of cooperative federalism. It is required. Health, right to health, सबसे बड़ी बात है, वो नहीं हो रहा है. सब एक दूसरे के ऊपर blaming. We can also write some good points, like for example, Odisha sent the oxygen cylinders to many states. Other states also sent it to deficit states. Example में उड़ीसा मॉडल का एग्जांपल दे देना. जब तुम प्रॉब्लम लिखोगे ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रॉब्लम लिखोगे कि नॉट म्यूट करो. Sir, in the point that Zubin said, that the dynamics in the health sector have changed since the last 1 year. But using that point, we can also conclude from that the in the changing dynamics, the center has a greater role to play. Center has decided when will the states do, when will the states know. In the end, the power is finally centralized, not the federalism. Not a federal. वो भी division है, मतलब power, मतलब वो भी in particular power. It means this, yes, it means center का यही है कि अगर हमारा कोई व्यू पॉइंट किसी पॉइंट पे हमको कोई काम करना है तो हमारा ही से होगा. जब वो नहीं काम कर रहा है तो वो स्टेट को वो कह दिया कि फेडरलिज्म है, और नहीं तो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है. लेकिन अब यू हैव टू राइट इट इन अ वेरी कैटेगोरिकल वे. यस, कैटेगोरिकल. हाँ, हम ऐसे मतलब ऊपर से बोल लेंगे तो वो पता नहीं चलती है. यू हैव टू क्लियर. जैसे जुबिन ने बोला यहाँ पे ऐसे है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पहले हुआ, सेंट्रल एक्ट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वैक्सीन जब आएगा, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में भी स्टेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो रहा है, फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स यूज हो रही है. हेल्थ इमरजेंसी को जहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेना था वो ना करके दे आर यूजिंग एज ए वोट बैंक पॉलिटिक्स. सो आफ्टर यू राइट दैट, फिर तुम एक अच्छा पॉइंट दोगे. जब उड़ीसा मॉडल ने क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्टेज हुआ तब उन्होंने दिया टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, टू स्टेट्स लाइक दिल्ली, सबको दिया, राइट. सो ये मॉडल को हर कोई करना चाहिए. इवन तुम यहाँ पे देख सकते हो एक महाराष्ट्र मॉडल ऑफ महाराष्ट्र में भी बहुत ही अच्छा मॉडल में केसेस डाउन किया है, केसेस को डाउन किया है. मोस्टली टू सम एक्सटेंट दे डिड नॉट प्ले वोट बैंक पॉलिटिक्स. ओके, दे डिड नॉट प्ले, एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने केस को रिड्यूस भी किया है.
Okay, so there are some examples, some relevant examples you can give here. So roles of states in pandemic में तुम overall ये सब चीज बोल सकते हो. अब now एक छोटा सा वे फॉरवर्ड में क्या करोगे, जो जो प्रॉब्लम्स ओवरऑल हुई है, जो ऊपर तुमने प्रॉब्लम लिखा है, उस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने जो कि सब कुछ डिस्कस कर लिया है. इंटरस्टेट काउंसिल का दोगे, ये मोर यूज ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, प्रॉपर एडहरेंस टू द SR Bommai committee recommendations. Okay, judiciary should take proper मतलब vigilance, or judiciary should be more vigilant in any misuse. Okay, because judiciary ही देखेगी ना constitutional provision में तुम काम कर रहे हो या नहीं, वो सब चीज लिखोगे. And proper guidelines should be given. इस way forward को तुम list out कर सकते हो, because तुमने काफी explain कर लिया है, so you will not have the time to explain everything. Now what you can do is in way forward में तुम लिस्ट कर दो. ठीक है, 1 2 3 4 करके सब एक पॉइंट लिख सकते हो. जो पॉइंट हमने ऊपर लिखा है उसी पॉइंट को बस एक वे फॉरवर्ड के फॉर्मेट में लिखोगे. बस 3 to 4 पॉइंट्स में एंड करना, ज्यादा मत करना, बिकॉज कंक्लूजन है. फिर सर इन दिस डू वी नॉट नीड टू मेंशन द थिंग्स लाइक द सेकंड ARC रिपोर्ट, सरकारी कमीशन, पुंची कमीशन, पुंची का ऐड कर देना, बिकॉज पुंची एंड सरकारिया लिख दो, because they are actually related to center state relations. Yes, so we can mention some of the good points, the recommendations that have कर सकते हो, जैसे some of the things that have been not implemented, that should have been implemented to make the federalism better. गवर्नर पोजीशन को कैसे हम चेंज करके गवर्नर का एक फिक्स्ड टेन्योर लाएंगे. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में, प्रॉपर यूज ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन को अब कैसे इनोवेटिव कैसे लाओगे, अमेंडिंग द फाइनेंस कमीशन, अमेंडिंग द आर्टिकल 380 एंड ब्रिंगिंग द स्टेट्स एज स्टेक होल्डर्स और एज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स. अमेंड करना पड़ेगा 200. अब तुमने अमेंड तो किया ना, आर्टिकल 279 को अमेंड किया, GST काउंसिल लाया. सिमिलरली on same lines, amend article 280 also, and give proper guidelines, proper differentiation between GST council, proper differentiation between GST council and finance commission, ताकि ambiguity ना रहे. Okay, फिर फाइनली जब बाकी अपना जैसे भी तुम जो भी पॉलिटी में पढ़े हो वो लिख सकते हो यहाँ पे. फाइनली कंक्लूजन जब दोगे, कंक्लूजन शुड बी बैलेंस्ड. ओके, कंक्लूजन शुड नॉट बी वन एक पर्टिकुलर चीज को तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने काफी पैराडॉक्स बताया है. दिस इज द प्रॉब्लम. लेकिन वो भी हो नहीं, बहुत कुछ चीज तुमने बताया है. तो यहाँ पे यू हैव टू वेरी क्लियर इन व्हाट यू आर राइटिंग एज ए कंक्लूजन में एक चीज मैंने एक आर्टिकल में देखा था, एक लाइन वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सो फाइनली कंक्लूजन में कंक्लूजन में फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक लिखना है कि प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. लेकिन किसके बीच में? प्रॉपर बैलेंस बिटवीन 6 पिलर्स ऑफ फेडरलिज्म. जो 6 पिलर है उनके बीच में प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है. ठीक है, किसके बीच में? ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स. पूरा एनीथिंग एक्सट्रीम इज बैड. पूरा अगर ऑटोनॉमी दे दोगे फेडरलिज्म के चक्कर में, फिर आर्टिकल 1 प्रॉब्लम में आ जाएगा. फिर तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, नेशनल इंटीग्रेशन भी तो जरूरी है. आर्टिकल 1 जो ऊपर हमने लिख रखा है. सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है इन अ कंट्री लाइक इंडिया, डाइवर्स है हमारा. 4th डिसेंट्रलाइजेशन. इतना भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते कि पूरा सब अपना अपना काम ही करे, फिर इंडिया का क्या फायदा. फिर डिसेंट्रलाइजेशन. सो बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, नेशनल इंटीग्रेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, नेशनलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन. क्योंकि हम ऊपर रीजनलिज्म के बारे में भी लिखे हैं, रीजनलिज्म वर्सेस दिस.
रीजनलाइजेशन। तो तुम्हारा जो कंक्लूजन रहेगा पूरा का पूरा इसके ऊपर ही रहेगा। पहले इससे शुरू करके क्या करोगे, फिर क्या करोगे अगर तुमको फ्लावरी में एंड करने, बिकॉज लिख तो सब कुछ रखे हो बट नाउ इट शुड लुक फ्लावरी। सो व्हाट इज द ट्रिक, जो कि सबको मैंने वो ट्रिक बताया है। द ट्रिक इज टेक 10 quotes of federalism, flowery quotes, ठीक है, good quotes, okay, attach it around 6 to 7, ज्यादा बड़ा मत करो, ठीक है। अटैच करके एक पर्टिकुलर पैरा बना दो, थोड़ा बिग पैरा बना दो, वन गुड कोट। फिर उसके बाद टेक वन मोर गुड कोट फ्रॉम Indian personality, not foreign. It can be foreign. Here, what you write, it can be foreign, not an issue. From Indian personality, take the name of that personality, give the quote in, and end the essay. ठीक है? तो it will look good, and because it is not about content now. Content is over. Conclusion is about styling. How you style, how you end it in a very styling way. You have mentioned there should be a proper balance. You have mentioned your opinion also. Now it's all about styling. Styling करके एक Indian personality का देना, बाहर का मत देना, because we are talking about India. एक Indian personality, it can be any leader, it can be any. Now नवीन पटनायक ने बहुत कुछ चीज बोले हैं. Now recent leaders are also talking good. You can also write some our freedom fighters also, even constitution makers, some quote also you can give. ठीक है. ये इससे अगर आप लोग लिख दोगे तो आपका GS2 का इन्नी काइंड ऑफ मिक्सिंग क्वेश्चंस आएगा रिलेटेड टू फेडरलिज्म, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. ये आंसर इज, दिस एसे इज इक्वल टू 8 to 9 क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म. ओके, वे फॉरवर्ड यू कैन राइट नीति आयोग फॉरवर्ड. नीति आयोग के बारे में लिख सकते हो. वे फॉरवर्ड में नीति आयोग इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड शुड, उसको मोर एंगेजमेंट होने की जरूरत है. मोर एंगेजमेंट विद स्टेट्स, more engagement with states. ठीक है, वो भी करके लिख सकते हो. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? ठीक है, ये ऐसे एक बार लिख के रिव्यू के लिए मुझे देना. ओके ओके.